हेलो स्टूडेंट, आज का हमारे पास टॉपिक है प्रिंसिपल एक्सिस। फिर इसी से रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरम है। क्लियर। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस में क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें होनी ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, देन एंगुलर मोमेंटम। अब इसमें क्या है कि जो भी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है उसकी रोटेशन की जो एक्सिस है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी के रोटेशन की जो एक्सिस है, अगर वो एक्सिस हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन के पैरेलल हो जाए तो उस एक्सिस को मैं कहूँगी प्रिंसिपल एक्सिस फॉर द पॉइंट ओ के लिए ऑफ द बॉडी का कोई पॉइंट ओ होगा उसके लिए उस एक्सिस को उसका प्रिंसिपल एक्सिस कहूँगी। तो कहने का मतलब यहाँ से पूरा ये चीज़ निकलती है हमारे पास। सिंपली भाषा में अगर हम बोले तो हमारे पास ये निकलता है कि अगर मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी की जो रोटेशन की जो एक्सिस है, वेलोसिटी की जो रोटेशन की जो एक्सिस है, अगर वो मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन के पैरेलल हो जाए तो हम कह देंगे कि वो एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस होगी उस बॉडी के पॉइंट के लिए। क्लियर। तो जहाँ कहीं भी अगर हमारे पास ये बात आती है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये है, तो हमें ये चीज़ दिखाना कि बस एंगुलर वेलोसिटी की जो रोटेशन का जो एक्सिस है, अगर वो एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन के पैरेलल हो जाए तो हम उसको बोल देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम यहाँ से इससे रिलेटेड थ्योरम करते हैं। थ्योरम क्या है? प्रूव दैट देयर आर इन जनरल 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस। क्योंकि यहाँ पे मैंने इसीलिए बोला था कि सबसे पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसी से रिलेटेड हमारे पास थ्योरम है। क्लियर। तो जब यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस की बात हुई है तो मुझे पता है कि कोई भी एंगुलर वेलोसिटी होगी जिसकी रोटेशन की जो एक्सिस है वो पैरेलल होगी एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन के। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो, हमें प्रूफ करना है इन जनरल में कि हमारे पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस होंगी थ्रू ए गिवन पॉइंट ओ ऑफ ए रिजिड बॉडी। मेरे पास कोई भी एक रिजिड बॉडी होगी, उस पर एक गिवन पॉइंट ओ होगा, उसके थ्रू जो है हमारे पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होंगी। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है यहाँ पे। क्लियर। तो उसके लिए सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि ए कैप मेरे पास कोई भी यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू ओ के जो है मेरे पास जो प्रिंसिपल एक्सिस है उनके डायरेक्शन में हमारे पास ए कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है। क्लियर। अब प्रिंसिपल एक्सिस की तो बात हो रही है यहाँ पे। अब देखो, देन बाय डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास क्या है, यही तो है डेफिनेशन। प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या है कि जो मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी होती है कि जो रोटेशन जो उसका एक्सिस होता है, एंगुलर वेलोसिटी के रोटेशन का जो एक्सिस होता है वो एंगुलर मोमेंटम के पैरेलल होता है। तो यहाँ से ये दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। आप देखो, अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पे एक चीज़ है कि हमारे पास क्या है, जब हम किसी भी यूनिट को लेते हैं ए कैप जैसे यूनिट वेक्टर होता है तो वो किसके इक्वल होता है, यू वेक्टर, मतलब जिसकी एक मतलब ले रहे हैं हम यू वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, मॉड में। ये हमारे पास होता है किसी भी यूनिट वेक्टर को वो करने का, निकालने का तरीका। ठीक है। अब देखो, जब मैं एच की बात करूँगी तो यहाँ पे दोनों में ए कैप ही तो है यूनिट वेक्टर। ठीक है। तो ए कैप यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर एच अपॉन वेक्टर एच का मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर एच का मैग्नीट्यूड यहाँ पे एच माना हुआ है तो इसको मैं कैसे करूँगी, यहाँ पे ए कैप इक्वल टू वेक्टर एच अपॉन वेक्टर एच का मैग्नीट्यूड, जो कि मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे एच। तो यहाँ से वेक्टर एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच ए कैप। सिमिलरली मैं यहाँ पे पुट करूँगी ए कैप इक्वल टू ओमेगा वेक्टर और यहाँ पे ओमेगा वेक्टर का मॉड तो वो ओमेगा आ जाएगा, तो यहाँ से ओमेगा वेक्टर आ जाएगा मेरे पास ओमेगा ए कैप। क्लियर। कैसे आया, एच वेक्टर कैसे आया और मेरे पास ओमेगा वेक्टर कैसे आया। और ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के लिए मेरे पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है और एंगुलर वेलोसिटी होती है। ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम, जो एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है इसके वेलोसिटी की जो रोटेशन की जो एक्सिस है वो उसके पैरेलल होती है। क्लियर। अब देखो, यहाँ पे हम लेट करेंगे एच बराबर एन ओमेगा। क्लियर। अब यहाँ से देखो, एन मेरे पास क्या है, एक स्केलर है और एच का मैंने अभी बताया कि इसका वेक्टर का मॉड, तो इसको हमने यहाँ पे एच लिख दिया। क्लियर। सिमिलरली ओमेगा क्या है यहाँ पे, ये चीज़ है, तो एच बराबर एन ओमेगा।
अब जैसा कि मैंने अपनी इससे पहले लेक्चर में बताया था कि एंगुलर मोमेंटम मेरे पास किसके इक्वल होता है, एंगुलर मोमेंटम जो हमारे पास डिस्टेंस होता है मतलब पोजीशन वेक्टर होता है और क्रॉस प्रोडक्ट होता है पोजीशन वेक्टर एंड ये एंगुलर मोमेंटम मेरे पास क्या होता है यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होता है हमारे पास सिंपली जो हमारे पास मोमेंटम वेक्टर होता है या लीनियर मोमेंटम होता है मोमेंटम वेक्टर जिसको हम p से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है मेरे पास mv। ठीक है ये चीज़ तो यहाँ से मेरे पास r क्रॉस ये होता है इसकी जगह मैं रख दूंगी तो ये मैंने इससे पहले लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया था तो वही चीज़ यहाँ पे आ गई। अब मैं यहाँ पे एक पार्टिकल की बात नहीं कर रही हूँ पूरे सिस्टम की बात बॉडी की तो यहाँ पे समीशन। अब वहाँ पे हमें पता था कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो इसके इक्वल होती है। एंगुलर वेलोसिटी मेरे पास क्या होती है जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी नहीं ये जो सिंपल वेलोसिटी होती है वो इक्वल होती है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी एंड यहाँ पे पोजीशन वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के। तो इसकी v इस वेक्टर v की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है पहले इससे पहले आर्टिकल में हमने यही चीज़ें की हैं। क्लियर। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास जो सिंपल वेलोसिटी होती है वो इक्वल टू होती है एंगुलर वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के। तो अब देखो यहाँ पे m मेरे पास मास है मास कोई कांस्टेंट होगा तो ये बाहर आ गया मेरे पास रिमेनिंग बचा ये। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर मेरे पास 3 वेक्टर हो अब मैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट लूँ तो उसका फॉर्मूला क्या होता है जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में इसको चेंज करता है a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस ये है तो a डॉट c b माइनस ए डॉट बी और सी। तो अब इस फॉर्मूले के बेस पे मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू कैसे रखूँगी ए की जगह ये है बी की जगह ये है सी की जगह तो ए डॉट सी बी क्लियर माइनस ए डॉट बी और यहाँ पे सी तो ये वैल्यू पुट कर दी। अब जैसा कि हमें पता है वेक्टर आर डॉट ये मैंने अच्छे से बताया था जब हम इनकी दोनों की सेम प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर की तो वो आर के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ये मैंने इससे पहले लेक्चर में प्रूफ करके दिखाया था कि ये कैसे होता है। क्लियर दिस और सिमिलर यहाँ से ये ध्यान रखना बेटा जो मेरे पास है एक बार मैं और बता देती हूँ किस तरीके से आया है। वेक्टर आर डॉट आर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है कैसे होता है ये बताते हैं। आर वेक्टर मैंने यहाँ पे एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप होता है और इसी के साथ में यहाँ पे एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप यहाँ पे जेड के कैप ये है। जब हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये आई और सबके साथ 0 बन जाता है सिर्फ सेम के साथ ये 1 देता है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर और किसी भी वेक्टर का अगर मैं मॉड करती हूँ तो ये मेरे पास होता है आर स्क्वायर के इक्वल। क्लियर। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे इसकी जगह लिख दी एज इट इज़। अब हमने यहाँ पे वेक्टर एच ये क्या माना था दिस ओमेगा वेक्टर दिस। क्लियर। तो मैंने एच की जगह ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी एज इट इज़ और ओमेगा वेक्टर की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। क्लियर यहाँ पे। अब देखो यहाँ से मैंने h बराबर क्या माना था एन ओमेगा तो इस h की जगह मैं पुट कर दूंगी यहाँ पे इस h की जगह मैं पुट कर दूंगी यहाँ पे एन ओमेगा और ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है यहाँ से ये चीज़ अंदर लेगी मल्टीप्लाई करके यहाँ से ये चीज़ अंदर मल्टीप्लाई करके लेगी सिर्फ वही चीज़ यहाँ पे मैंने किया है। क्लियर। अब देखो जब मैंने यहाँ पे h बराबर एन ओमेगा ये चीज़ एच इट इज़ है। क्लियर। अब देखो ओमेगा यहाँ से मैंने बाहर ले लिया ये चीज़ अंदर ले ली यहाँ पे भी ओमेगा है यहाँ पर भी ओमेगा तो ओमेगा बाहर लिया ये सारा रिमेनिंग बच गया ओमेगा से ओमेगा कैंसिल रिमेनिंग मेरे पास ये बचा और यहाँ पे ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में एज इट इज़। ठीक है अब मैं यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास ये पॉजिटिव टर्म बन जाएगी ये नेगेटिव टर्म बन जाएगी और ए कैप दोनों में है तो दोनों से मैंने बाहर कॉमन ब्रैकेट कर लिया। क्लियर। और यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल ये चीज़ तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक ये चीज़ आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। सिर्फ हमने कैलकुलेशन की है जिन चीज़ों की हमें नीड है हमने वो चीज़ किया है। क्लियर। ये चीज़ यहाँ पे एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे। मैंने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लूँगी तो ये मेरे पास माइनस बन जाएगा
ये प्लस बन जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, उसके बाद यहाँ पे दोनों में ए कैप कॉमन है तो कॉमन ले लिया। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब जैसे कि हमने लेट किया है वेक्टर आर, मैंने ये पोजीशन वेक्टर इस तरीके से कर लिया, और यहाँ पे जो मेरे पास यूनिट वेक्टर था मैंने यहाँ पे लैम्डा इस तरीके से इसको डोनेट कर दिया, जहाँ लैम्डा म्यू एंड न्यू इसकी डायरेक्शन कोसाइंस होगी। क्लियर? ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने अभी बताया आर स्क्वायर बराबर वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर, स्केलर प्रोडक्ट है यहाँ पे। ठीक है, और इसकी वैल्यू मेरे पास ये होती है। अब यहाँ से देखो ये वाली दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, समीशन एम। अब यहाँ पे आर स्केयर की वैल्यू मैंने बता दी किस तरीके से निकलती है, ये रख दी यहाँ पे माइनस एन, और ए कैप की वैल्यू मैंने ये रखी यहाँ पे, देन समीशन एम। अब यहाँ पे देखो ये चीज़, इसकी वैल्यू मैंने क्या लिखी यहाँ पे, ये सॉल्व करके बताते हैं, और वेक्टर आर की वैल्यू एज इट इज़। अब मेरे पास यहाँ पे वेक्टर आर और ए कैप की डॉट प्रोडक्ट करनी है, तो वेक्टर आर की वैल्यू ये है, ए कैप की वैल्यू ये है। जो हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जैसे मैं हर बार बताती हूँ कि आई डॉट आई मतलब जो सेम सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है, अदरवाइज अगर आई जे और के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो हम यहाँ पे सिंपली जब इतना सब कुछ कर चुके हैं तो हम सिंपली क्या करते हैं, आई वाले की आई वाले के साथ, जे वाले की जे वाले के साथ, के वाले की के वाले, क्योंकि हमें पता है ये अदरवाइज और किसी के साथ करेगा तो वो 0 दे देगा। आई डॉट आई 1 हो गया, तो यहाँ से लैम्डा एक्स आ गया, यहाँ से वाई म्यू आ गया, और यहाँ से न्यू जेड आ गया। क्लियर? तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। क्लियर? अब देखो इसको क्या किया मैंने, यहाँ पे आई जे और के कैप तीनों की वैल्यू मैंने अलग अलग कर दी। यहाँ से देखो आई कैप के मेरे पास यहाँ से क्या आएगा, जब मैं इसको आई यहाँ से ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करूँगी तो ये पूरा का पूरा फैक्टर आएगा, साथ में लैम्डा आएगा। देखो पूरा का पूरा फैक्टर साथ में लैम्डा। जब जे कैप लूंगी तो पूरा का पूरा फैक्टर म्यू आएगा, और फिर के कैप के साथ पूरा का पूरा फैक्टर न्यू आएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे देखूँगी तो ये पूरा का पूरा फैक्टर एक्स आएगा साथ में आई कैप का। ठीक है, इसी तरीके से पूरा का पूरा फैक्टर वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरीके से जेड के साथ होगा। तो वही चीज़ मैंने इधर भी आई जे के कैप का जो हमारे पास कॉफिशिएंट है एक साइड ले लिए, सिमिलरली आई जे कैप के ले लिए। अब यहाँ पे हम इक्वेटिंग करेंगे कॉफिशिएंट ऑफ सबसे पहले आई का। जब मैंने आई का किया तो मेरे पास ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आ गई, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब क्या किया मैंने, लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे मैंने लैम्डा की मल्टीप्लाई अंदर कर दी। क्लियर? ये चीज़, और यहाँ पे भी। अब यहाँ से देखो जब यहाँ पे इसके अंदर, अब यहाँ पे पहले इसकी की और अब यहाँ से हमने इसकी अंदर और मल्टीप्लाई कर दी, तो अब यहाँ पे जो हमने इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लिया, इधर से पूरा सॉल्व कर लिया, तो मैंने यहाँ पे देखा ये वाली वैल्यू और इक्वल टू में ये वाली वैल्यू सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। रिमेनिंग मेरे पास यहाँ पे देखो समीशन एम कॉमन लिया, वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, जेड जो कॉमन है वो ले लिया साइड में, और जो रिमेनिंग बचा उसको ब्रैकेट में माइनस कैन लैम्डा। सिमिलरली यहाँ पे म्यू जो है वो बाहर ले लिया, समीशन एम वाई एक्स या एक्स वाई, इसी तरीके से ये। ठीक है, अब ये लैम्डा मेरे पास है, ये कांस्टेंट है, ये बाहर, रिमेनिंग बचा दिस, इसी तरीके से ये। अब हमने जैसा कि हम अपने फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं कि कहीं पे अगर ये चीज़ आए मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स नहीं है, तो मतलब ये जो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस जिसको हम ए बोलते हैं, तो इसकी जगह ए रख दी वैल्यू। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई एक्सिस के, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, और जेड एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विद रिस्पेक्ट टू जेड और एक्स एक्सिस, तो उसको क्या बोलते हैं, हम ई बोलते हैं। तो हमने इनकी वैल्यू, ये हमें पता है कि ए बी सी डी ई एफ क्या होता है, उन्हीं की सिंपली हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की है। अब यहाँ से देखो लैम्डा कॉमन लिया, तो यहाँ पे मेरे पास रिमेनिंग बचा ए माइनस के एन, और यहाँ पे प्लस में है तो इधर जाके माइनस में। क्लियर? अब यहाँ पे देखो लैम्डा म्यू एंड न्यू, लैम्डा म्यू एंड न्यू इनको रीअरेंज किया, बस लैम्डा म्यू एंड न्यू। क्लियर? दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सिमिलरली अब हम इक्वेटिंग करेंगे जे कैप को, तो जब जे कैप को हम इक्वेटिंग करेंगे तो मेरे पास ये वाला पूरा का पूरा फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा दिस फैक्टर जो कॉफिशिएंट है, तो वो चीज़ आ गई यहाँ पे।
ठीक है। अब जब इसको भी हम सिमिलरली अंदर मल्टीप्लाई करेंगे देन यहाँ से y वाला पोर्शन कैंसिल हो जाए तो मेरे पास पूरा का पूरा सॉल्व होके ये चीज़ आ जाएगी। फिर जो हम यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे y नहीं है तो मतलब अबाउट y एक्सिस है तो वो b होता है, ठीक है। और ये एक्स वाई f होता है, y z प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हो गया विद रिस्पेक्ट टू y एंड z, तो ये मेरे पास d होता है। वैल्यू पुट की यहाँ पे, फिर इसको हमने यहाँ पे म्यू कॉमन ले लिया दिस। अब ये लैम्डा वाला पोर्शन यहाँ पे, म्यू वाला यहाँ पे, देन न्यू वाला यहाँ पे, ये मेरे पास यहाँ पे देखो इधर आएगा तो माइनस, ये प्लस देन माइनस, ठीक है। अब हमने इसको इसी सीरीज में लिखा लैम्डा म्यू एंड न्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली हम कॉफिशिएंट कंपेयरिंग करेंगे के कैप के जो हम कॉफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो मेरे पास ये वाला फैक्टर इक्वल टू आ जाएगा दिस, तो ये आ गया। फिर सिमिलरली इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल किया हमने, जब कैंसिल करके तो मेरे पास रिमेनिंग बचा। अब ये किसकी वैल्यू, मेरे पास c की वैल्यू है, और यहाँ पे zx ये किसकी वैल्यू, e की वैल्यू, और yz किसकी, ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ मैंने पहले ही बता दिया था कि क्या क्या होते हैं, बस उनकी यहाँ पे वैल्यू हमने पुट कर दी। फिर सिमिलरली मैंने इसको किस तरीके से, पहले लैम्डा वाला, फिर म्यू वाला और फिर न्यू वाला, और यहाँ पे ये प्लस में इधर माइनस आ गया, इधर माइनस और ये प्लस में, क्लियर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब मेरे पास यहाँ से इक्वेशन आई, देखो एक इक्वेशन ये आई 2 3 एंड मेरे पास 4, ये 4 इक्वेशन है। तो हमारे पास अब इन इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो मस्ट हैव भी, मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन होना चाहिए। या हम इससे हिंट्स लगा सकते हैं कि जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशन हमारे पास इक्वल है तो वहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा नॉन जीरो सॉल्यूशन, ठीक है, उस तरीके से। अब जो ये हमारे पास इक्वेशंस आई हैं तीनों की तीनों, हम उसको मैट्रिक्स मतलब इस तरीके से डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि हमने लास्ट में लिखा था कि इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं। आप देखो यहाँ से लैम्डा के यहाँ पे क्या, a माइनस एन माइनस एफ माइनस ई, a माइनस एन माइनस एफ माइनस ई, क्लियर। सिमिलरली माइनस एफ बी माइनस एन माइनस के डी एंड देन दिस, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ गया। अब देखो कैसे ये चीज़ किस तरीके से आई, जब हमारे पास ये 3 इक्वेशन थी दिस, फर्स्ट ये 3 इक्वेशन आ गई और इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 0 है। तो जब मैंने यहाँ पे इक्वेशन बनाई तो मेरे पास एक तो मैट्रिक्स बनी होगी, ये जो ये वाली मैट्रिक्स बनी होगी, इसको मैं अच्छे से ही बता देती हूँ किस तरीके से किया है। मेरे पास यहाँ पे 3 इक्वेशंस आई, 3 इक्वेशन कौन कौन सी आई हैं वो लिख लेते हैं हम। सबसे पहले मेरे पास ये वाली इक्वेशन है तो मैं इसको लिख देती हूँ, a माइनस एन लैम्डा माइनस के एफ म्यू माइनस के ई न्यू इक्वल टू 0, क्लियर। अब यहाँ से मेरी सेकंड क्या आई है, मेरे पास माइनस के एफ लैम्डा प्लस के बी माइनस के एन म्यू माइनस के डी न्यू इक्वल टू 0, और यहाँ से माइनस के ई लैम्डा प्लस माइनस के डी म्यू प्लस के सी माइनस के दिस एंड न्यू इक्वल टू 0, ये मेरे पास इक्वेशन आई है। तो यहाँ पे ये जो लिखा है कि मस्ट हैव ए नॉन जीरो सॉल्यूशन देन वी मस्ट हैव, ये किस तरीके से आया वो चीज़ बता रही हूँ मेरे पास। जब मैं इस इक्वेशन को मैट्रिक्स मतलब सॉल्यूशन के फॉर्म में करूँगी तो मेरे पास इस तरीके से ये मैट्रिक्स आएगी, और यहाँ पे 0 0 और ये लैम्डा म्यू एंड न्यू, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ये a माइनस के एन माइनस के एफ माइनस के ई माइनस एफ बी माइनस के एन माइनस के डी माइनस के ई माइनस के डी सी माइनस के एन, ये चीज़ लिख दी। अब देखो इसको पूरी मैट्रिक्स को मैंने मान लिया, यहाँ पे मैं मान लेती हूँ इसको कुछ डिफरेंट मान लेते हैं, कैपिटल एन मान लिया, ठीक है। इसको पूरे को मान लिया मैंने x, जो इसको इक्वल टू 0, ठीक है। ये है देन दिस ये है। अब देखो अगर मेरे पास दो, यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो, जैसे हमारे दो फैक्टर की मल्टीप्लाई 0 होती है, दो नंबर्स की अगर मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 होती है, या तो ये 0 होगा या ये, सिमिलरली या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, क्लियर। तो यहाँ पे मेरे पास
इन ऑर्डर दैट दिस इक्वेशन मस्ट हैव ए नॉन जीरो सॉल्यूशन। इन इक्वेशंस के पास नॉन जीरो सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन आएगा तो इसके मतलब ये मेरे पास नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब x नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना। अब देखो दो नंबर की, जैसे मैंने अभी बोला, दो नंबर की प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो होती है, तो इसका मतलब या तो ये जीरो है या ये जीरो है, दोनों में से एक पॉसिबल है। तो n और x यहाँ पे दो मैट्रिक्स है हमारे पास इक्वल टू जीरो, या तो ये जीरो है या ये जीरो है। तो मैं बोल रही हूँ कि वहाँ पे मस्ट हैव द नॉन जीरो सॉल्यूशन, मतलब ये नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसके मतलब ये जो मेरे पास ये मैट्रिक्स मैंने ली है ये इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से यही चीज़ लिखा कि इसका डिटरमिनेंट क्या हो गया, जीरो। क्लियर, समझ आया। ये जो मैंने मैट्रिक्स यहाँ पे मानी थी इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो वही चीज़ लिखा कि अगर मेरे पास मस्ट हैव नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे तब हमारे पास जो ये मैट्रिक्स आएगी इक्वल टू क्या होगी, जीरो के। क्लियर, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 5। अब देखो जब मैं इसको इक्वेशन को सॉल्व करूंगी, जब डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं दिस एंड ये वाला पोर्शन लूंगी, ये पोर्शन लूंगी तो ये छोड़ूंगी, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई होंगे दिस, तो यहाँ पे मेरे पास एन स्क्वायर आएगा। फिर इसकी भी मल्टीप्लाई मैं इससे करूंगी तो एन क्यूब। तो इसका मतलब हमारे पास जो ये इक्वेशन बनेगी वो क्यूबिक बनेगी। क्यूबिक मतलब हाईएस्ट जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो मेरे पास 3 होगी। ठीक है, तो मतलब क्यूबिक होगी। क्यूबिक किस में होगी, एन में, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो आएगा एन की पावर 3, मतलब एन की पावर 3, तो वेरिएबल का वर्क एन कर रहा है। क्लियर, यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई। अब देखो ये वाली लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, अगर ये क्यूबिक है इन एन में तो इट हैज़ 3 रूट्स होंगे। ऑब्वियसली कोई भी हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। जब ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी तो उसके 3 रूट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है अगर 3 रूट्स हैं तो एटलीस्ट वन ऑफ विच इज रियल। तो उन तीनों रूट्स में से कम एक तो रियल होगा। कैसे, जब हमारे पास कोई भी क्यूबिक इक्वेशन होती है और जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक बनता है, देन रिमेनिंग को मतलब रिड्यूस करते हैं क्वाड्रेटिक में। क्यूबिक इक्वेशन होती है तो हम उसको रिड्यूस करते हैं सोल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया हुआ। कैसे, मैं पहले इसको सॉल्व करके देखती हूँ कि इसके क्या क्या फैक्टर बनते हैं। जब मैंने यहाँ पे इंडक्शन वाला पोर्शन लगाया कि x बराबर 1 करके देखा तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा, तो इसका मतलब x-1 इसका कोई ना कोई फैक्टर यहाँ पे होगा। तो मैंने यहाँ पे इसको फैक्टर बनाया किस तरीके से, 4x3। अब 1 बनाना है तो मैंने यहाँ से 1 कॉमन लेना, तो इस तरीके से मैंने ये सारा रीअरेंज किया। तो यहाँ से x-1 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, रिमेनिंग जो बचा ये। तो मैंने इस क्यूबिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसको रिड्यूस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो मैंने कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास एक फैक्टर ये बचा, देन दूसरा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची। क्लियर, अब यहाँ से एक हमारे पास जो सॉल्यूशन यहाँ पे आएगा वो सीधा एक रियल तो आ जाएगा। अब देखो जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है कि ये रियल भी हो सकते हैं और रियल नहीं भी हो सकते हैं। क्यों, जब हम इनके यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अगर मेरे पास इस स्क्वायर रूट के अंदर अगर ये माइनस साइन आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाएगा, अगर ये पॉजिटिव साइन आए तो रियल में आ जाएगा। क्लियर, तो ये हम जब छोटी क्लासेस में करते थे उस पोर्शन से रिलेटेड मैंने आपको बताया है। क्लियर, तो ये लाइन इस वजह से लिखी है कि जब क्यूबिक है एन में तो उसके 3 रूट्स होंगे और उसमें कम से कम जब क्यूबिक होगी तो कम से कम एक फैक्टर जो हमारे पास एक रूट जो आएगा वो कम से कम मेरे पास। ठीक है बेटा, तो हमने ये चीज़ बता दी कि ये लाइन कैसे आई है। हमारे पास एन क्यूबिक में है तो 3 रूट्स होंगे। ओके, 3 रूट्स होंगे तो जब हम क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसको हम सॉल्व करने के लिए उसको रिड्यूस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब हमारे यहाँ से एक फैक्टर हमारे पास ऑलरेडी रियल निकल जाता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ये होता है कि वो जो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे वो रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एग्जांपल दिखाया, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी तो यहाँ से इसके जो रूट्स आए हैं वो कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे -23 है तो माइनस साइन आ गया तो यहाँ पे आइटा वाला फॉर्म बन जाएगा, तो एक कॉम्प्लेक्स में। बाई चांस क्या होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब उसको सॉल्व करेंगे वो रियल भी हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि कम से कम एक तो यहाँ पे एक तो रूट हमारे पास रियल आएगा, उसके अलावा वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और रियल भी। क्लियर, अब हम आगे करते हैं। तो जो रियल यहाँ पे आएगा उसको मैं मान लेती हूँ n बराबर n1 की वो रियल रूट होगा हमारे पास इक्वेशन 5 का। क्लियर, अब देखो यहाँ पे
लेट द डायरेक्शन एसोसिएट विद n1, जो मैंने यहाँ पे एक रियल रूट माना है n1, उसकी हम डायरेक्शन एसोसिएट कर मतलब एक डायरेक्शन एसोसिएट कर रहे हैं विद n1 के साथ कि वो टेकन ले हम x एक्सिस पे। जब हम x एक्सिस पे ले रहे हैं, अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, जो मेरे पास ये था, मैंने यहाँ पे ए कैप लिया था, तो यहाँ पे मेरे पास ये जो होता है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इस तरीके से। तो जब मैं एक्स एक्सिस पे लूँगी तो मेरे पास ये और ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ से इन्होंने लैम्डा की वैल्यू ले ली है 1, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू ले ली 1। क्लियर? ये चीज़ समझ आई कैसे ली? अब ये वाली वैल्यूज मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगी। इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या थी? दिस। अब यहाँ पे मेरे पास म्यू एंड न्यू जीरो है, तो इसका मतलब मेरे पास ये वाला बचा और लैम्डा की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से मेरे पास आएगा a माइनस के एन इक्वल टू 0, a माइनस के n1, और n की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है n1, तो यहाँ से मेरे पास आ गया a बराबर n1। क्लियर? सिमिलरली अगेन मैं ये वैल्यू पुट करूँगी इक्वेशन नंबर 3 में। जब यहाँ पे मैंने ये वैल्यू पुट की तो ये और ये 0, तो यहाँ से f और लैम्डा की वैल्यू 1, तो f माइनस एफ बराबर 0 आ जाएगा। वैल्यू पुट की तो f बराबर 0 आ गया। सिमिलरली ये वाली वैल्यू पुट करूँगी मैं इक्वेशन नंबर दिस, तो म्यू और न्यू 0, और यहाँ से इसकी वैल्यू 1, तो माइनस ई बराबर 0, मतलब ई बराबर 0। तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया? a की वैल्यू n1 है, f की वैल्यू 0 है, e की वैल्यू 0 है, और हमें पता है ए, एफ और ई क्या होते हैं? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट एक्स एक्सिस, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होता है विद रिस्पेक्ट टू, ये किसके होता है हमारे पास? एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई एक्सिस, और ये होता है हमारे पास जेड एक्सिस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। अब देखो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, अब यहाँ से एक वैल्यू तो मेरे पास n1 की वैल्यू a आ गई। क्लियर? तो अब मैंने बोला कि जो मेरे पास इक्वेशन है n की वो क्यूबिक है, तो उसके 3 रूट्स होंगे। ऑलरेडी एक मेरा आ चुका है, तो दूसरे रूट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये सारी की सारी वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर जो मेरे पास 5 है इसमें पुट कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने निकाला कि ई एफ क्या है, मेरे पास 0 है, और इसकी जगह मेरे पास ए की वैल्यू क्या है? n1। तो ये सारा मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, n की ए की जगह n1, और ये सब चीज़ पुट कर दी। अब जब मैंने इसको सॉल्व किया, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये वाला चीज़ मैं लूँगी, तो ये छोड़ा, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई, अब माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और एक माइनस ऑलरेडी आएगा जो हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, तो माइनस डी स्क्वायर, तो ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे आ गई। क्लियर? और सारा यहाँ पे ये 0 बन जाएगा। अब देखो ये तो ऑलरेडी मैं निकाल चुकी हूँ, n बराबर n1 एक रूट है मेरे पास, यहाँ पे रियल रूट है। क्लियर? तो इसकी तो मुझे तो और दूसरे निकालने हैं ना, तो वही चीज़ जैसे मैंने अभी बोला था कि जब भी मेरे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन आए तो मैं उसको मतलब कन्वर्ट करती हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल देके आपको बताया था, तो मेरे पास ये क्यूबिक में है, तो मैंने इसको जैसे यहाँ पे मैंने एक इंडक्शन मतलब वैसी वैल्यू पुट करके देखी कौन सी सेटिस्फाई करी, तो यहाँ से एक फैक्टर निकाल दिया। तो सिमिलरली मैंने एक रियल रूट ले लिया, उसको निकाल दिया, और जो मैंने इसको इसकी हेल्प से रिड्यूस कर दिया क्वाड्रेटिक में। तो वही काम किया है जैसे हम छोटी क्लासेस में करते आते हैं। क्वाड्रेटिक में चेंज हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई किया एन स्क्वायर, एन वाला इक्वल है, तो ये मेरे पास एन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल होती है, जब इसका हम डिस्क्रिमिनेंट देते हैं तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac इस तरीके से देते हैं। अब यहाँ पे b की वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पे हमने डिस्क्रिमिनेंट बताया है कैसे आया। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर, ये जो होता है यहाँ पे इसके साथ, तो यहाँ पे इसके साथ क्या, माइनस के बी प्लस सी, और माइनस का स्क्वायर करूँगी तो प्लस आ जाएगा, बी प्लस सी का स्क्वायर, फिर माइनस 4 एज इट इज। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे होती है ना ये ए, तो यहाँ पे 1 है, और सी की वैल्यू मेरे पास ये वाली होती है, तो सी की वैल्यू रख दी। अब क्या किया मैंने, इसका स्क्वायर ओपन किया, ये फॉर्मूला होता है मेरे पास दिस, और यहाँ पे देखो माइनस प्लस के 2bc है, यहाँ पे माइनस के 4bc है, तो यहाँ पे माइनस के 2bc हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला बन गया? b माइनस सी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चाहे मेरे पास कोई भी वैल्यू आए, और उसका चाहे माइनस हो या प्लस हो, अगर मैं उसका स्क्वायर करूँगी तो हमेशा प्लस आएगा, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव आएगी। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे प्लस हो रहा है, अब डी यहाँ पे कुछ भी हो मेरे पास, नेगेटिव हो कि पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर करूँगी वो भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से ये भी पॉजिटिव मेरे पास,
एंड देन दिस पॉजिटिव, और इन दोनों को ऐड करूँगी तब भी पॉजिटिव आएगा। तो मतलब ये मेरे पास या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या मेरे पास क्या होगी, ग्रेटर देन, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर? कैसे आई? अब देखो, जब हम डिस्क्रिमिनेंट करते हैं तो हमारे पास छोटी क्लासेस में हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे कुछ डिस्क्रिमिनेंट को लेके हम बोलते हैं। जब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव आए, डिस्क्रिमिनेंट मतलब पॉजिटिव आए, तो मैं कहती हूँ कि रियल और अनइक्वल रूट्स होंगे हमारे पास। अगर वो इक्वल टू 0 आ जाए तो मेरे पास वो रियल और इक्वल रूट्स होते हैं। क्लियर? तो दोनों ही केस में मेरे पास रियल आते हैं, तो वही चीज़ तो यहाँ पे है। तो दोनों ही केस में मेरे पास जो 2 रूट्स आएंगे, क्वाड्रेटिक है तो ऑब्वियसली 2 आएंगे, और दोनों ही रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। दोनों केस में रियल है, चाहे वो पॉजिटिव हो या 0 हो। क्लियर? अगर मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा तो मैंने अभी बताया कि वो दोनों जो रूट्स आएंगे मेरे पास इक्वल होंगे। यही तो चीज़ होती है कि अगर पॉजिटिव हो तो अनइक्वल, इक्वल टू अगर 0 हो जाए डिस्क्रिमिनेंट तो वो इक्वल आ जाते हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डैट इज ये डिस्क्रिमिनेंट ये 0 कब होगा, जब b बराबर c हो जाए, तो यहाँ से ये 0 बन जाएगा, और d की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूँ तो तब भी ये डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो इसका मतलब वो इक्वल होगी। तो दोनों बात एक ही है, या तो हम सीधा डायरेक्ट बोल दें डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, या बोल दें कि b बराबर c हो और d बराबर 0 हो, तब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा, वो तब इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इससे आगे करते हैं, अब तक हमने यहाँ तक समझा दिया है। अब देखो, यहाँ से मैंने दिखा दिया कि देयर एग्जिस्ट 3 रियल, मतलब पहले तो मैंने मान ही लिया था कि एक रियल रूट होगा, जो क्योंकि जब क्यूबिक बनी तो एटलीस्ट 1 तो रियल होगा। फिर जब मैंने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो वहाँ से भी मुझे पता चला कि वो भी रियल है। तो यहाँ पे 3 रियल रूट्स आ गए, एंड वो डिस्टिंक्ट वैल्यू होंगे ऑफ n के लिए। n की डिस्टिंक्ट वैल्यू होंगी किस अकॉर्डिंग होगी, जब m की मेरे पास डिफरेंट, क्योंकि कैसे, यहाँ से हमने अभी बोला है कि अगर मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए तो वो इक्वल हो जाएंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास 0 हो जाए तो वो इक्वल हो जाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है तो अनइक्वल है। तो अगर n की वैल्यू मेरे पास डिफरेंट होंगी तो उसी के लिए मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे उसके डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। क्लियर? रियल तो दोनों केस में है, पर n की डिस्टिंक्ट वैल्यूज तब होंगी जब हमारे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग n की वैल्यू डिफरेंट होंगी। क्लियर? अब यहाँ से अगर डिफरेंट वैल्यू आ गई तो यहाँ से हो गया देयर एग्जिस्ट 3 डिफरेंट प्रिंसिपल डायरेक्शन, क्योंकि मेरे पास 3 वैल्यूज आ गई मेरे पास, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 प्रिंसिपल डिफरेंट डायरेक्शन होंगी। क्लियर? तो यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया कि हमारे पास 3 डिफरेंट प्रिंसिपल डायरेक्शन है। अब आगे देखो, तो हमने आगे सॉल्व करने के लिए हमने क्या माना, यहाँ पे हमने मान लिया कि मेरे पास 2 सॉल्यूशन हम ले रहे हैं। हमारे पास तो 3 सॉल्यूशन है, यहाँ पे हम 2 सॉल्यूशन लेके चलते हैं। क्लियर? सबसे पहले मैंने ले लिया n बराबर n1 पे। n बराबर n1 पे मेरे पास जो a कैप है वो हो जाएगा a1 कैप, और n बराबर n2 पे मेरे पास हो जाएगा a कैप बराबर a2 कैप। ये दो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन ले लिए। ये सॉल्यूशन देखो, n बराबर n1, n बराबर n2, तो यहाँ पे वही तो चीज़ है कि n की अगर मेरे पास 3 डिफरेंट वैल्यूज है तो उसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो तभी तो 3 डिफरेंट आए। तो यहाँ पे 2 मानेंगे तो 2 डिफरेंट प्रिंसिपल एक्सिस मतलब डायरेक्शन वाला पोर्शन आ गया। क्लियर? अब देखो, ये वाली जो मेरे पास ये इक्वेशन होगी 6, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, दिस। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैं इक्वेशन नंबर 6 अप्लाई करूंगी। पहले ये वाला पोर्शन देखो, यहाँ पे n की जगह मैंने रखा n1, और a कैप की जगह रखा a1 कैप। क्लियर? फिर मैंने रखा a की जगह a2 कैप और n1 की जगह n2 पूरी इक्वेशन में। तो मेरे पास यहाँ से 2 इक्वेशन बन गई। क्लियर? अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगी यहाँ से। तो सॉल्व किस तरीके से करना, इस वाली इक्वेशन को यहाँ पे a1 कैप है तो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी a2 कैप से, और इसको मल्टीप्लाई करूंगी a1 कैप से। और किस तरीके से करना, डॉट प्रोडक्ट या स्केलरली। डॉट प्रोडक्ट को ही हम स्केलरली बोलते हैं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट से। और फिर इसमें से इसको माइनस कर देना है। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला इसको, एक मिनट, अब हम यहाँ तक कर चुके हैं। मैंने बोला
कि इस वाले इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए मैं इसको A2 से, जो यहाँ पे A1 है तो A2 से डॉट प्रोडक्ट करूँगी और यहाँ पे मैं करूँगी इसको A1 से, ठीक है, मल्टीप्लाई स्केलरली मतलब डॉट वाली, और फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। अब देखो इस वाली इक्वेशन को मैंने A2 से डॉट प्रोडक्ट किया, फिर इसमें से इसको माइनस किया तो मैंने यहाँ पे माइनस साइन, और इस वाली को मैंने डॉट प्रोडक्ट किया A1 से, क्लियर, इक्वल टू, फिर इसको मैंने A2 से किया, देन इसको A1 से किया। आई होप आप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अब देखो यहाँ पे मैंने इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दी, क्लियर, और इसकी यहाँ पे माइनस दिस, यहाँ पे ये चीज़ आ गई, और ये माइनस माइनस मेरे पास आ गया प्लस। और यहाँ पे देखो समीशन m, ये वाला फैक्टर मेरे पास यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में, ये वाला यहाँ पे, तो ये मेरे पास इक्वल है और अपोजिट साइन है, तो ये कैंसिल होके मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। देन दूसरी चीज़ यहाँ पे बताते हैं कि है क्या। मेरे को पता है डॉट प्रोडक्ट में अगर ये चीज़ है a डॉट b है तो b डॉट a लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। अब यहाँ पे A2 डॉट A1 था तो मैंने उसको A1 डॉट A2 लिख सकती हूँ कैप में, ठीक है, जो भी यहाँ पे, और देन इसको भी इस तरीके से इक्वल टू 0। अब ये देखो ये दोनों सेम है, अपोजिट साइन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग मेरे पास ये बचा, देन दिस बचा, क्लियर। अब यहाँ से मैं इसको कॉमन लूँगी तो मेरे पास यहाँ पे n2 माइनस n1 इक्वल टू 0। अब मैंने अभी बोला कि n1 और जो n2 है मेरे पास दो डिफरेंट, मतलब जो हमने अभी बोले थे कि 3 डिफरेंट सॉल्यूशन है, ठीक है, n1 n2 n3, तो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं सिर्फ n1 और n2 पे, तो दोनों डिफरेंट है, तो ये तो इसके इक्वल हो नहीं सकता। अब दो चीज़ों की हमारे पास जो मल्टीप्लाई है वो 0 आ रही है, तो ये 0 है या ये 0 है। अब ये तो 0 इक्वल टू हो नहीं सकता, क्यों, अगर बाई चांस मैंने इसको n2 माइनस के n1 इक्वल टू 0 रख दिया तो मेरे पास यहाँ से n2 इक्वल टू n1 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं, हमें गिवन है कि ये डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये तो 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। अब किसी भी हमारे पास दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो उसका मतलब वो एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, तो A1 कैप जो है वो परपेंडिकुलर हो गया A2 कैप के। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। आगे करते हैं। अब जब ये चीज़ आ गया तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस एट 0, क्योंकि A1 A2 A कैप जो है हमारे पास, हमने शुरू में ही माने थे, ये मेरे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने यहाँ से ये चीज़ दिखा दिया कि अगर मैं इसके दो सॉल्यूशन लेके चल रही हूँ तो ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। सिमिलरली हम दिखा सकते हैं A2 A3 के हैं या A1 A3 के हैं, तो यहाँ से ये चीज़ आ गया कि 3 जो हमारे पास देयर एग्जिस्ट 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है एट 0 पे, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, प्रूफ दैट देयर आर इन जनरल 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस है बॉडी, किसी रिजिड बॉडी के गिवन पॉइंट पे, क्लियर। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी, और आगे इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया हुआ है, जो कि हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के कोऑर्डिनेट है, जो कि हम जैसे ABC करते थे ना, इनर प्रोडक्ट मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ें फाइंड करने के लिए यहाँ पे आगे सॉल्यूशन किया है कि हम प्रिंसिपल एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वो चीज़ डिफाइन करने के लिए आगे काम किया हुआ है। तो उसके लिए क्या माना अब इन्होंने, अब तक जैसे हम मान रहे थे यहाँ पे, एक मिनट, वेक्टर R तो x y j, और यहाँ पे जो ये थे I कैप J कैप K कैप, तो यहाँ पे जो मैं वेक्टर R मानूंगी, अब यहाँ पे मानूंगी R1 R2 R3, और जो ये है मेरे पास ये डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे I J K था ना, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंसिपल एक्सिस के A1 कैप A2 कैप A3 कैप, क्लियर, ओके। अब यहाँ पे देखो अगर ये चीज़ है तो इक्वेशन नंबर 7 को हम इसमें ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 7 में पुट करेंगे। किस तरीके से इक्वेशन नंबर 7 देखते हैं, हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 है ये, तो यहाँ पे मैंने जो ये है एज इट इज़ रखा दिस, और इस वेक्टर R डॉट A1 कैप, R वेक्टर R की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी डॉट A1 कैप और एज इट इज़, क्लियर। अभी इसकी वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पहले इसको सॉल्व करेंगे देन उसको।
अब जैसे हम हमेशा आई जे के कैप के लिए करते थे, सिमिलरली अब हम यहाँ पे करेंगे A1 कैप, A2 कैप, A3 कैप। अगर सेम सेम का होगा तो 1 देगा, अगर A1 के साथ डॉट प्रोडक्ट देगा तो 1, अगर डिफरेंट के साथ देगा तो 0। सिमिलरली ठीक है, उसी की तरह वर्क करेंगे। तो यहाँ से ये चीज़ आ गया। तो यहाँ पे जब मैं इसकी डॉट प्रोडक्ट करूँगी, यहाँ पे A1 है तो R1 A1 डॉट A1 कैप, तो ये तो दोनों सेम हो गए तो इसकी वैल्यू 1, तो R1। जब यहाँ पे A2 डॉट A1 कैप, तो उसकी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 0। क्यों? जैसे कि हम हमेशा करते आए हैं। ये चीज़ भी तो है, यहाँ से ये भी तो निकालिए, इनकी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, यहाँ से भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये क्या हो गया मेरे पास, इसकी डॉट प्रोडक्ट 0, इससे भी डॉट प्रोडक्ट 0। क्लियर? तो रिमेनिंग मेरे पास यहाँ पे सिर्फ R1 बचा। कैसे बचा? आई होप अच्छे से समझ आया होगा किस तरीके से, क्योंकि ये उसी की तरह वर्क करेंगे जैसे हम आई जे के कैप के लिए करते थे। क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया कि A1 कैप, A2 कैप, A3 कैप जो ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के वो थे, ये हमारे पास म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सेम सेम के साथ ये 1 देंगे डॉट प्रोडक्ट, अगर डिफरेंट के साथ आते हैं तो ये डॉट प्रोडक्ट 0 देंगे। तो यहाँ से इनकी दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट डिफरेंट था, मतलब A2 A1 था, तो और यहाँ पे A3 A1 कैप था, तो इनकी 0 बन जाएगी, सेम सेम की 1 बन जाएगी। तो यहाँ से रिमेनिंग बचेगा R1। सिमिलरली अब इस वाले R की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी, वैल्यू पुट होगी। अब देखो यहाँ से मैं A1 कैप, A2 कैप, A3 कैप के जो कॉफिशिएंट्स होंगे उनको कंपैरिजन करूँगी। तो यहाँ से A1 का कैप का क्या कॉफिशिएंट है दिस, और यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो समीशन M इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगी M R1 स्क्वायर, ये चीज़ आ गया। तो यहाँ से N की वैल्यू लूँगी तो ये चीज़ एज इट इज़ इधर N जाएगा, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया माइनस दिस। अब देखो यहाँ पे इस R स्क्वायर को कैसे लिखा, जैसे कि हम हमेशा पोजीशन वेक्टर में करते थे ना, इस तरीके से पोजीशन वेक्टर का क्या करते थे हम, एक मिनट, जैसे मेरे पास ये पोजीशन वेक्टर होता था तो एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। तो जब मैं यहाँ पे इसका, यहाँ पे मैंने बोला ये वाला आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट की है ना, तो यहाँ पे मैं जब आर स्क्वायर पुट ये इसकी वैल्यू निकालती थी तो ये चीज़ आती थी मेरे पास। क्लियर? अब मेरे पास इस आर की जगह मेरे पास है यहाँ पे वेक्टर आर, क्या है मेरे पास R1 A1 कैप प्लस के R2 A2 कैप प्लस के R3 A3 कैप, ये है। तो मैंने अभी बोला है कि जैसे यहाँ पे आई जे के वर्क करते थे, सिमिलरली यहाँ पे ये वर्क करते हैं। तो जब मैं यहाँ पे आर स्क्वायर निकालूंगी तो यहाँ पे इनका इस तरीके से आता, तो इसका भी क्या आएगा R1 स्क्वायर प्लस के R2 स्क्वायर प्लस के R3 स्क्वायर। क्लियर? तो ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। समझ आया? जैसे हम उसमें करते थे ना, सिमिलरली वैसे ही करते हैं। ओके, क्लियर? इसके आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस के R3 स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये और ये वाला सेम है, कैंसिल हो गया, रिमेनिंग बचा मेरे पास ये। तो यहाँ से मेरे पास N1 की वैल्यू ये आ गई, समीशन M बाहर ले लिया, ये चीज़ बच गया। क्लियर? तो यहाँ से मैंने N1 की वैल्यू निकाल ली। अब देखो यहाँ पे A1 कैप को मैंने इक्वेटिंग करा था उसका कॉफिशिएंट, अब यहाँ पे A2 कैप के मेरे पास कॉफिशिएंट क्या है, 0 है। इधर क्या बनेगा A2 कैप का, समीशन M R1 R2 इक्वल टू 0। सिमिलरली एक A3 कैप का क्या बनेगा, यहाँ पे इधर तो 0 है, और इधर क्या बनेगा मेरे पास, समीशन M R1 R3। क्लियर? अब देखो यहाँ पे मैंने मान लिया कि जैसे कि हमारे पास हम उसमें सिंपली करते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी, करते थे ए बी सी, और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया डी ई एफ। अब यहाँ पे इन्होंने मान लिया कि ए बी सी जो स्टार है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एंड देन दिस इज प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, स्टार लगा दिया। ये क्या है मेरे पास, रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब तक हम नॉर्मली जो करते थे वो नॉर्मली है, पर कहीं पे भी अगर आपको ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार या डी स्टार, ई स्टार, एफ स्टार, तो वो हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप ये चीज़ें ध्यान रखना। क्लियर? अब यहाँ पे देखते हैं, ये चीज़ें ध्यान रखना, ए बी सी है वो अलग है, पर अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर रहे हैं तो ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार, डी स्टार, ई स्टार, एफ स्टार। ओके, अब देखो जैसे हम सिंपली वहाँ पे करते थे, ए बराबर मेरे पास क्या होता था, ए बराबर होता था
मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब कुछ इस तरीके से होता था। अब इन चीज़ों से आपको कंपैरिजन करना है। क्लियर? एक मिनट, देखो जब वहाँ पे मैंने आपको बताया था ए बराबर मेरे पास होता है समीशन एम वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, बी बराबर मैंने बताया समीशन एम एक्स स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, और सी बराबर मैंने बताया था समीशन एम एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। क्लियर? और डी बराबर मैंने बताया था समीशन एम वाई जेड, ई बराबर मैंने बताया था समीशन एम जेड एक्स, और एफ बराबर मैंने बताया था समीशन एम एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इसको यहाँ पे पोजीशन वेक्टर हमने लिया था तो ये लिया था एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो मेरे पास x की जगह क्या हो गया, यहाँ पे इस वाले प्रिंसिपल एक्सिस के लिए r1 हो गया, y की जगह मेरे पास r2 हो गया, और z की जगह मेरे पास r3 हो गया। क्लियर? समझ आ गया? ठीक है, अब देखो अगर यही वैल्यू मैं यहाँ पे इसमें पुट करना शुरू करूँ तो मेरे पास देखो a, अब यहाँ तक तो ये आई होप आपको अच्छे से समझ आया। अब ये देखते हैं n1 को यहाँ पे इन्होंने a स्टार मान लिया। किस तरीके से माना? a स्टार यहाँ पे समीशन m, और ये कुछ इस तरीके से दिख रही है मेरे पास मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। अब देखो इसको किस तरीके से करते हैं, m तो सब में सेम है, अब r2 का स्क्वायर प्लस r3। अब मैंने बोला यहाँ पे y की जगह मैं पुट करूँगी r2, जब मैंने यहाँ पे पुट करा तो समीशन m y की जगह मेरे पास इसमें क्या प्रिंसिपल एक्सिस में r2 स्क्वायर प्लस के r3 स्क्वायर, तो क्या ये यही बन रहा है समीशन m r2 स्क्वायर प्लस के r3 स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या था, a था, और प्रिंसिपल एक्सिस में मैंने बोल दिया कि अगर ऐसा है तो इसको हम बोल देंगे a स्टार। क्लियर? ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई? ठीक है, इसको a स्टार, इसी से कंपैरिजन करना है। क्लियर? अब देखो जब b की बात आएगी, सिमिलरली b में भी यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, समीशन m x की जगह इसमें प्रिंसिपल एक्सिस में क्या r1 स्क्वायर, और यहाँ पे z की जगह r3 स्क्वायर, इसको यहाँ पे नाम दे देंगे b। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये चीज़ बता दी। सिमिलरली c स्टार, अब यहाँ पे जो हम d की बात करेंगे तो यहाँ पे रखो समीशन m ऐसी, y की जगह मेरे पास क्या होगा r2, z की जगह क्या होगा r3, और इसी तरीके से मैं यहाँ पे रखती हूँ, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे z की जगह r3, x की जगह r1। सिमिलरली समीशन m x की जगह r1 और y की जगह मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे r2। क्लियर? अब देखो ये चीज़ तो मैंने देख लिया कि जब मैंने यहाँ पे x1 की जगह ये सारी वैल्यू पुट की तो मेरे पास ये आ गया, और यहाँ पे ये a था तो प्रिंसिपल एक्सिस के लिए इसको a स्टार बोल दिया, जब b के लिए करा तो b स्टार, c के लिए करा तो c स्टार। अब देखो यहाँ पे मेरे पास f स्टार ये वाली वैल्यू आई थी ना r1 r2, तो यहाँ पे देखो r1 r2 कहाँ बना मेरे पास, तो मेरे पास r1 r2 ये बना, तो ये किससे बना मेरे पास, f से ही तो बना, तो इसको नाम दे दिया f स्टार, और इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है, तो प्रिंसिपल एक्सिस में f स्टार मेरे पास क्या हो गया 0 हो गया। सिमिलरली अब यहाँ पे देखो r1 r3 कहाँ बना, r1 r3 ये बना a से, तो इसको नाम दे दिया मैंने ई स्टार, और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है 0 है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस में ई स्टार की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 0। क्लियर? अब जैसे कि हमने इसको सॉल्व किया है, सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे इनको। जैसे मैंने बताया n2 की वैल्यू, यहाँ पे देखो n1 की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई, n1 को मैंने a स्टार। सिमिलरली जब मैं सॉल्व करूंगी आगे, n2 को मैं b स्टार, n3 को c स्टार, और जो d स्टार आएगा मेरे पास यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा जो मैंने अभी बताया, एक मिनट, रिमेनिंग मेरे पास ये वाला बचा, तो इसको मैं बोल दूंगी d स्टार, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी 0। क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास क्या निकला, जो हमने निकाला ये मोमेंटो a b c स्टार, a स्टार b स्टार c स्टार जो मेरे पास है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया फॉर प्रिंसिपल एक्सिस, एंड f स्टार e स्टार और मेरे पास ये d स्टार, ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हो गया फॉर प्रिंसिपल एक्सिस।
तो हमने क्या नोटिस किया कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है वो हम जीरो आ रहे। क्लियर, क्योंकि हमारे पास डी स्टार की वैल्यू जीरो है और यहाँ से ई स्टार और एफ स्टार की वैल्यू जीरो है। तो जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस जो है हमारे पास उसके रिस्पेक्ट में जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है वो हमारे पास क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। क्लियर, सिंपल। अब देखो, जैसे कि मैंने अपने इससे पहले लेक्चर में बताया था कि हमारे पास इनर्शिया मैट्रिक्स क्या होती है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की फॉर्म में होती है। तो अब हम यहाँ पे इनर्शिया मैट्रिक्स निकालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के लिए। तो ये हमारे पास सिंपल थी। अब ए की जगह क्या हो गया मेरे पास, ए स्टार, बी की जगह बी स्टार, सी की जगह सी स्टार, और जो हमारे पास ई एफ डी ये जो है, अगर जो हम इसको प्रिंसिपल एक्सिस में लेते हैं तो इनकी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, जीरो। तो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के लिए मेरे पास जो इनर्शिया मैट्रिक्स बनेगी वो ये बनी। क्लियर, तो हम यहाँ से ध्यान रखेंगे आगे के आर्टिकल के लिए कि जब हम प्रिंसिपल एक्सिस की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हमेशा जीरो होगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से आएगा। क्लियर, फिर हमने वहीं पे आर्टिकल में किया था, उसी वाले आर्टिकल में जो हम एंगुलर मोमेंटम हमने फाइंड किया था। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है हमारे पास, हमने वहाँ पे सिंपल निकाला था, यहाँ पे ये था और यहाँ पे हमारे पास जो इनर्शिया मैट्रिक्स है वाई थी और दिस। अब हम ये एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के लिए, तो ये चीज़ें तो सेम रहेगी। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस की हमारे पास इनर्शिया मैट्रिक्स आ जाएगी। क्लियर, रख दी। अब मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व किया, इसको इसके साथ किया तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी, इसको इसके साथ किया तो ये आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई ये सॉल्व किया तो ये आ जाएगा। अब जब हम इसको कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से देखो H1 की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, H2 की वैल्यू मेरे पास ये आई, H3 की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। तो यहाँ से मेरे पास एंगुलर जो मोमेंटम था, वेक्टर एंगुलर मोमेंटम, मैं वहाँ पे क्या माना था, वेक्टर H बराबर क्या होता है, H1 A1 कैप प्लस H2 A1 A2 कैप प्लस H3 A3 कैप। तो यहाँ से H1 H2 H3 की मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, दिस। तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से मेरे पास एंगुलर मोमेंटम जो है, वेक्टर एंगुलर मोमेंटम, वो मेरे पास जो है प्रिंसिपल एक्सिस की फॉर्म में, मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो प्रिंसिपल एक्सिस की फॉर्म में निकल गया। क्लियर, तो ये हमारे पास थोड़ा सा आर्टिकल लंबा था पर बहुत ज़्यादा इजी था, पॉइंट टू पॉइंट था। इसमें हमें अगर ओवरव्यू की हम बात करें तो इसमें ज़्यादा ओवरव्यू कुछ नहीं है, इसमें सिंपल है। प्रिंसिपल एक्सिस का हमें पता होना चाहिए क्या होती है डेफिनेशन, फिर हमें दिखाना कि प्रिंसिपल एक्सिस की जो हमारे पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होगा किसी भी बॉडी के लिए, तो हमने यहाँ पे ए कैप मान लिया उसकी डायरेक्शन में। फिर हमने यहाँ से ये चीज़ दिखा दी कि हमारे पास A1 कैप A2 कैप जो होते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ से ये प्रूफ करते ही हमारे पास जो वेक्टर आर था, पोजीशन वेक्टर था, वो इसमें चेंज हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के लिए। क्लियर, और फिर हमने ये दिखा दिया इसको सॉल्व करके आगे जो किया है कि प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रिंसिपल एक्सिस में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया प्रिंसिपल एक्सिस में क्या होता है। उसी के लिए फिर हमने यहाँ पे बता दिया कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो है, यहाँ पे इनर्शिया मैट्रिक्स डिफाइन कर दी और यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम हमने डिफाइन कर दिया। क्लियर, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए थैंक यू सो मच।